सोचिए अगर आप बिल्कुल देख पाते कि लार्ज इंस्टीट्यूशंस कहाँ बाय और सेल कर रहे हैं और उनके ऑपोजिट ट्रेड करने की बजाय उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर पाते, और अगर आप मार्केट को ठीक उसी तरह पढ़ पाते जैसे 300 साल पहले मुन्ना ने पढ़ा था, वही आदमी जिसने सिर्फ कैंडलस्टिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी की हेल्प से आज के हिसाब से लगभग 10 अरब कमाए थे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि उनकी एंशिएंट जापानीज मेथड को मॉडर्न स्मार्ट मनी स्ट्रेटजीज के साथ मिलाकर कैसे एक 5 मिनट की स्कैल्पिंग सिस्टम बनाया जाता है जो मार्केट में बैंक्स के साथ चलता है, उनके खिलाफ नहीं। इस वीडियो में ये सब विषय कवर करके अंत तक आप मार्केट को संस्थानों की तरह पढ़ पाएंगे, मूव्स होने से पहले प्रिडिक्ट कर पाएंगे और प्राचीन ज्ञान को आज की मार्केट डायनामिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी करो, जल्दी, सिर्फ एक बार दबाना तो है। चलिए शुरुआत जड़ से करते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट को असल में मूव कौन करता है। मार्केट को चलाते हैं जायंट सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास अरबों खरबों की कैपिटल होती है। जब वो मूव करते हैं पूरा मार्केट उनके पीछे चलता है। यहाँ इस चार्ट को देखिए, मार्केट बिल्कुल शांत था, लगभग सोया हुआ, और अचानक एक तेज गिरावट आई। ये मूव किसने किया? क्या किसी रिटेल ट्रेडर ने जिसके अकाउंट में सिर्फ $1000 थे? बिल्कुल नहीं। ये मूव किसी बड़े बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया था जिसने एक मैसिव सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। पर उन्होंने बेचा क्यों? शायद कोई हाई इंपैक्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट आई हो, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इन्फ्लेशन डेटा या खराब एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। शायद उनके एनालिस्ट्स ने कोई मैक्रो इनबैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड स्पॉट किया हो। जो भी रीजन रहा हो, उनकी एक्शन ने चार्ट पर एक साफ फुटप्रिंट छोड़ दिया। फिर मार्केट दोबारा शांत हुआ और अचानक एक मजबूत बुलिश पुश आई। ये भी साफ तौर पर एक इंस्टीट्यूशनल बाय ऑर्डर था, एक हेवी बाइंग प्रेशर की वेव। लेकिन असली बात यहाँ शुरू होती है। इस बड़े मूव के बाद प्राइस वापस रिट्रेस करता है उसी जगह पर जहां से इंपल्सिव मूव शुरू हुआ था, और वहां से फिर ऊपर चला जाता है। वो जगह जहां प्राइस बाउंस होता है वो रैंडम नहीं होती, उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय करना चाहता है, वो पूरा ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मान लीजिए एक बैंक को 250 मिलियन यूरो खरीदने हैं यूएसडी के खिलाफ। वो बस क्लिक करके बाय नहीं मार सकता, क्योंकि मार्केट में इंस्टेंटली इतने सेलर्स अवेलेबल ही नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? पहले 100 मिलियन बाय करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर पुश होता है। फिर वेट करते हैं। जब प्राइस रिट्रेस होकर उसी जोन पर वापस आता है, वो उस पुलबैक का इस्तेमाल करते हैं और अगले 50 मिलियन भर लेते हैं। फिर एक और पुलबैक पर बाकी 50 मिलियन। और जब मार्केट लगातार ऊपर जाना शुरू करता है, तब उनका पूरा ऑर्डर फिल हो जाता है। यही रीजन है कि आपको बार बार एक ही पैटर्न दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूएशन। तो एक रिटेल ट्रेडर के रूप में आपका असली काम क्या है? जीडीपी रिपोर्ट पढ़ना, सेंट्रल बैंक के डॉक्यूमेंट्स ट्रैक करना, कॉर्पोरेट अर्निंग्स समझना? बिल्कुल नहीं। ना आपके पास उनकी जैसी जानकारी है और ना ही आपका $10,000 का अकाउंट मार्केट को 1 इंच भी हिला सकता है। आपका काम बस उनकी फुटप्रिंट्स को पढ़कर उनके साथ चलना है, उनके खिलाफ नहीं। आपका असली काम यही है, अपने चार्ट को स्कैन करना और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को पहचानना, क्योंकि वही फुटप्रिंट्स बताते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस कहां पहले एक्ट कर चुके हैं और कहां फिर से एक्ट करने की सबसे ज्यादा संभावना है। और इन फुटप्रिंट्स में सबसे पावरफुल हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स। यही हमारी स्ट्रैटेजी का कोर है। अब मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से सिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस ने कहां बाय सेल किया, कौन से जोन्स वो डिफेंड करते हैं, और बिल्कुल वही ट्रेड्स आप कैसे ले सकते हैं प्रिसीजन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ। इसलिए इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत करना, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी छोटी चीज मिस की तो पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, और यही फर्क है लूजिंग ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में। चलिए सप्लाई जोन से शुरू करते हैं। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है। ये जोन अक्सर तब बनते हैं जब कोई बड़ा बुलिश मूव आता है, एक तेज रैली, एंड फिर मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने मूव की शुरुआत में बाय किया था, वो ऊपर आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, मतलब ह्यूज पोजीशंस अनलोड करते हैं, और इतने बड़े सेल ऑर्डर्स मार्केट में आते ही डिमांड को ओवरपावर कर देते हैं, जिससे प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। ये सिर्फ सेलर्स का आना नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी का एग्जिट करना होता है, और यही असली फर्क है। अब इसका उल्टा साइड है डिमांड जोन्स। डिमांड जोन वहां बनता है जहां बायर्स इतनी ताकत से मार्केट में घुसते हैं कि प्राइस और नीचे गिर ही नहीं पाता। ये जोन तब दिखता है जब मार्केट गिरते गिरते उस लेवल तक पहुंचता है जिसे इंस्टीट्यूशंस चीप या वैल्यू एरिया मानते हैं, और वो मैसिव बाय ऑर्डर्स भरना शुरू कर देते हैं। उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि प्राइस एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से ऊपर शूट करता है, जो चार्ट पर एक सुंदर रैली की तरह दिखता है। ये कोई रैंडम बाउंस नहीं, ये होता है इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन, यानी स्मार्ट मनी का चुपचाप एंट्री लेना, वो भी बड़े मूव से ठीक पहले। शॉर्ट में कहें तो सप्लाई जोन्स वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस सेल या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिमांड जोन्स वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिव बाइंग करके मार्केट को ऊपर मोड़ते हैं। और अब जब आपको सप्लाई डिमांड जोन्स समझ आ गए, तो अगला स्टेप है इंस्टीट्यूशंस द्वारा छोड़े गए 4 फुटप्रिंट्स को पहचानना, क्योंकि ये पैटर्न्स स्मार्ट मनी की असली पहचान होते हैं और बताते हैं कि मार्केट रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है या ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इन्हें समझकर आप चार्ट को बिल्कुल उसी नजर से पढ़ पाओगे जैसे बिग इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं।
पहला इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है ड्रॉप बेस रैली, जो एक्यूमुलेशन के पीछे की पूरी कहानी दिखाता है। सबसे पहले प्राइस तेजी से गिरता है, जो कोई रैंडम कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी हंट होता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स पैनिक सेल कर दें और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हों। इसके बाद प्राइस कुछ समय रुककर एक बेस 1 बनाता है, जहां इंस्टीट्यूशंस चुपचाप बड़े बाय ऑर्डर्स एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं जबकि रिटेल कंफ्यूज्ड रहता है। और अंत में आता है रैली, यानी एक शार्प बुलिश एक्सप्लोजन, जो बताता है कि इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एक्यूमुलेशन पूरी कर ली और अब मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स के दूसरे हाफ को अनलीश करते हैं और मार्केट को तेजी से ऊपर उछाल देते हैं, तो पूरी फॉर्मेशन ड्रॉप, बेस और रैली आपका डिमांड जोन बन जाती है। और जब बाद में प्राइस इसी एरिया में वापस आता है, तो वो अक्सर फिर से तेज बाउंस करता है क्योंकि बचे हुए इंस्टीट्यूशनल बाय ऑर्डर्स यहीं भरे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इसी लॉजिक को उल्टा सोचो। रैली बेस्ड ड्रॉप बताता है कि टॉप के आसपास इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जबकि क्राउड अभी भी बाय कर रहा होता है। पहले प्राइस रैली करता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग या शॉर्ट कवरिंग की वजह से, फिर प्राइस रुककर एक बेस बनाता है जहां बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस रिटेल बायर्स को धीरे धीरे अनलोड करते हैं। और जैसे ही उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी होती है, वो लिक्विडिटी निकाल देते हैं और मार्केट कोलैप्स हो जाता है। यही बेस आपका सप्लाई जोन बन जाता है, एक साफ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। और जब प्राइस बाद में इसी जोन पर वापस आता है, इंस्टीट्यूशंस यहीं से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं जबकि रिटेल ट्रेडर्स फिर फंस जाते हैं। यही रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली का मिरर है। रैली बेस रैली में प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, फिर एक पॉज बनाता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है मोमेंटम खत्म हो रहा है, लेकिन असल में इंस्टीट्यूशंस उसी पॉज में अपनी बोइंग और बढ़ा रहे होते हैं। ये बेस उनका कंट्रोल्ड एक्यूमुलेशन होता है और जैसे ही दूसरा रैली शुरू होता है, ये कंफर्म करता है कि डिमांड अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में है। बाद में जब प्राइस इसी बेस पर पुल बैक करता है, वही आपका कंटिन्यूएशन डिमांड जोन बन जाता है। इसे अप ट्रेंड में स्मार्ट मनी का फ्यूलिंग स्टेशन समझो। आखिर में आता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, जहां मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में होता है। इंस्टीट्यूशन सिर्फ इतना रुकते हैं कि लिक्विडिटी कलेक्ट कर सकें, वही आपका बेस है, और फिर वो दोबारा सेल दबाते हैं ताकि गिरावट जारी रहे। ये पूरा पैटर्न रीडिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, जहां स्मार्ट मनी ट्रेंड को आगे पुश करने के लिए फिर से एंट्री लेता है और हर बार जब प्राइस इस बेस को दोबारा टच करता है, वो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को ज्वाइन करने का मौका बन जाता है। ड्रॉप बेस ड्रॉप बस बेयर्स का वही रिफ्लेक्शन है जो बुल्स के लिए रैली बेस रैली होता है। ये चारों पैटर्न्स किसी रैंडम प्राइस शेप नहीं है, ये पूरे मार्केट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, असली इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, मतलब स्मार्ट मनी की एक्टिविटी के फिजिकल ट्रेसेस जो चार्ट पर बार बार दिखाई देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, ये पैटर्न्स हर मार्केट, हर टाइम फ्रेम पर बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूशन कभी नहीं बदलते। अब जब आप सप्लाई और डिमांड जोन्स पहचानना सीख चुके हो, अब एक कदम आगे बढ़कर सिर्फ बेस्ट जोन्स पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि सच यही है कि हर जोन स्ट्रांग नहीं होता। कुछ से बेहद एक्सप्लोसिव होते हैं और कुछ सिर्फ टच होते ही फेल हो जाते हैं। स्कैल्पिंग में स्पीड ही सब कुछ है। हमें स्लो या डाउटफुल सेटअप्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे जोन्स चाहिए जिनमें मोमेंटम हो, जो फास्ट और रिलायबल मूव दें। इसलिए ट्रेड लेने से पहले हर जोन को 4 की फिल्टर से टेस्ट करना जरूरी है। 4 पिलर्स जो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट असली है या कमजोर। और सबसे पहला क्लू हमें मिलता है कैंडल साइज से, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं, प्राइस पावर के साथ मूव करता है। जब चार्ट पर बड़ी क्लीन एक रंग की कैंडल्स दिखें जिनमें विक्स कम हो और डायरेक्शन एकदम स्ट्रांग हो, तो वहीं से पता चलता है कि स्मार्ट मनी एक्टिव है, क्योंकि उनकी एंट्रीज हमेशा क्लियर, इनबैलेंस और तेज पुश बनाती हैं जो रिटेल कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकता। लेकिन जब छोटी अनइवन कैंडल्स दिखें, मिक्स्ड कलर्स और लॉन्ग विक्स ऊपर नीचे लटकी हों, तो ये पूरा साइन है मार्केट इंडिसीजन का। ऑर्डर्स फेल हो जाते हैं और एज खत्म ही नहीं। इसलिए ट्रेडिंग में अनटच्ड फ्रेश जोन्स को हमेशा प्रायोरिटी दो, क्योंकि वही सबसे शार्प और क्लीन रिएक्शन देते हैं। खासकर स्कैल्पिंग में अगर कोई जोन पहले 1-2 बार टेस्ट हो चुका है, उसे वीक या ऑलमोस्ट इनवैलिड मानो, क्योंकि स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए नहीं छोड़ता। तीसरा और सबसे दमदार फैक्टर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि असली इंस्टीट्यूशनल जोन वही है जिसकी ताकत इतनी होती है कि वो प्रीवियस हाई लो या किसी भी कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ दे। और ये ब्रेकआउट कभी रैंडम नहीं होता। ये साफ प्रूफ होता है कि चार्ट पर कंट्रोल रिटेल का नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी का चल रहा है। जब प्राइस रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस के पार तेजी से निकलता है, तो समझ लो ये स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी स्वीप है, जहां वो जानबूझकर नीचे ऊपर स्टॉप हंट करके मार्केट स्ट्रक्चर अपने फेवर में शिफ्ट करते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी रूल, किसी भी जोन को टच मत करना जब तक वो कम से कम 2 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो न दे, क्योंकि यही रूल लंबे समय में अकाउंट को बचाता भी है और ग्रो भी करता है। चाहे आधे ट्रेड्स भी जीतो, हर जीत कई छोटे लॉसेस को कवर कर देती है। इसीलिए जो सेटअप 2 to 1 नहीं देता, उसे स्किप कर दो। याद रखो, अच्छे ट्रेडर्स हर ट्रेड नहीं लेते, वो सिर्फ सही ट्रेड्स लेते हैं। अब चार्ट पर रियल एग्जांपल देखो। यहाँ एक पोटेंशियल डिमांड जोन बन रहा है, लेकिन वैलिड मानने से पहले हमें इसे अपनी 4 फिल्टर्स से टेस्ट करना है कि ये सच में इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी जोन है या सिर्फ रिटेल ट्रैप। अब कैंडल्स को ध्यान से देखो, जो जोन से बाहर निकली हैं, बड़ी, साफ, एक दिशा कैंडल्स, जिनमें विक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं,
यही वो स्ट्रेंथ है जो स्मार्ट मनी छोड़कर जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स प्राइस को धीरे नहीं, जबरदस्त फोर्स से पुश करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जोन बिल्कुल अनटच्ड है, मतलब फ्रेश है, और स्मार्ट मनी के अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स अभी भी यहीं बैठे हो सकते हैं, ट्रिगर होने के लिए। जब प्राइस पहली बार किसी जोन को रिविजिट करता है, तो वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और स्कैल्पर्स को यही तेज क्लीन मूव चाहिए होता है। अब देखो मूव शुरू होने के बाद क्या हुआ। प्राइस ने पिछले हाई को तोड़ दिया, और ये कोई रैंडम स्पाइक नहीं बल्कि क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह कंट्रोल में थे, और इसी दौरान रिटेल ट्रेडर्स जो अभी भी शॉर्ट थे वो साफ साफ ट्रैप हो गए। यही एक टेक्स्ट बुक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट है, एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का सिग्नल। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। इस एंट्री पॉइंट से सेटअप करीब 3 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है, जो बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक जीत कई छोटे लॉसेस को कवर कर दे, और यही रेशियो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रखता है। और फिर देखो आगे क्या हुआ। जैसे ही मार्केट रिट्रेस होकर जोन में वापस आया, उसे तुरंत रिजेक्शन मिला और प्राइस उसी जगह से ऊपर उड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स हमें पहले से हिंट दे रहे थे। अब जब हमने सीख लिया कि सप्लाई या डिमांड जोन कैसे पहचानना है, अगला सवाल ये होता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जोन सच में काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि हर जोन रिएक्ट नहीं करता। कुछ पूरी तरह ट्रैप्स होते हैं, कुछ वीक होते हैं, और कुछ सिर्फ चार्ट का नॉइज। तो फिर हम उन जोन्स को कैसे कंफर्म करें जो वाकई में मैटर करते हैं? इसका जवाब छिपा है एक 300 साल पुराने ट्रेडिंग मेथड में, जिसे बनाया था उस इंसान ने जिसने सबसे पहले मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड किया, मुनिहिसा होमा। होमा एक 17वीं सदी का जापानीज राइस ट्रेडर था, और आज पूरी दुनिया जिस कैंडलस्टिक चार्टिंग को यूज करती है, उसका असली पिता वही माना जाता है। उसने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं बनाए, उसने समझा कि हर कैंडल के अंदर इमोशन होता है। फियर, ग्रीड, हेजिटेशन और कन्विक्शन की कहानी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि होमा ने सिर्फ राइस फ्यूचर्स ट्रेड करके आज की करेंसी के हिसाब से 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाया, और उसकी सफलता इतनी लेजेंडरी थी कि उसे बाद में जापानीज गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया और सैमुराई की उपाधि तक दी गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि प्राइस मूवमेंट असल में नंबर्स नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का विजुअलाइजेशन है। होमा जिस कैंडलस्टिक पैटर्न पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसका नाम था टोनकची, जिसका मतलब है हैमर। उसने इसे हमेशा लंबे थकाने वाले डाउन ट्रेंड्स के बाद ऑब्जर्व किया, जब सेलर्स लगातार प्राइस को नीचे ठेल रहे होते हैं और अचानक एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी ऊपर छोटी होती है और नीचे एक लंबी शैडो होती है। होमा कहता था कि ये कैंडल मार्केट की आवाज है, नीचे की लंबी विक रिजेक्शन दिखाती है, बायर्स का जोरदार एंट्री लेना और कह देना कि अब बस गिरावट यहीं खत्म। उसने इसे बेहद खूबसूरती से डिस्क्राइब किया था। जब शैडो लंबी होकर नीचे फैलती है, तो ये मार्केट की वो आवाज है जो कहती है गिरावट समाप्त हो चुकी है। एक सिंगल टोंकची कैंडल वही पल बताती है जहां पैनिक अपॉर्चुनिटी में बदलता है, जहां स्मार्ट मनी चुपचाप वापस एंट्री लेना शुरू करता है। अब सवाल ये है, क्या ये एंशिएंट हैमर कैंडल आज के मॉडर्न मार्केट में भी काम करती है? चलो देखते हैं। रियल चार्ट में प्राइस तेजी से गिरता है और एक परफेक्ट टोंकाची बनता है, बिल्कुल वही पैटर्न जैसा मुनीसा ने सेंचुरीज पहले डिस्क्राइब किया था, और उसके लॉजिक के हिसाब से यहाँ से रिवर्सल ऊपर की ओर आना चाहिए। बट देखो क्या होता है, मार्केट और नीचे गिरता जाता है। तो क्या इसका मतलब होमा की मेथड अब काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। उसकी मेथड आज भी काम करती है, बस दुनिया बदल गई है। होमा के जमाने में ना हेज फंड्स थे, ना सेंट्रल बैंक्स, ना एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इंजिन्स, तब उसकी मेथड ही पूरा एल्गोरिदम थी। आज का बैटलफील्ड अलग है, जहां बिलियंस मूव करने वाले इंस्टीट्यूशंस और कोडेड सिस्टम्स लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करके अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं। अगर आप टोनकाची को ब्लाइंडली ट्रेड करोगे बिना ये समझे कि स्मार्ट मनी कहां एक्टिव है, तो मार्केट आपको बिना दया के क्रश कर देगा। इसकी वजह ये नहीं कि होमा गलत था, बल्कि इसलिए कि मार्केट को आप नहीं चलाते। आपके $10,000 का प्राइस पर कोई असर नहीं, लेकिन उनके बिलियंस हर कैंडल को डिक्टेट करते हैं। इसलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ढूंढना जरूरी है, और उसके बाद हमर की कैंडल को कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल करना होता है। तभी उसकी 300 साल पुरानी विजडम आज भी पावरफुल बनती है। अब इसे साफ समझो। चार्ट में हमने एक क्लीन डिमांड जोन मार्क किया है, एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जहां कैंडल स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है और जोन बिल्कुल फ्रेश है, मतलब हर क्राइटेरिया पास। अब देखो आगे क्या होता है। प्राइस रिट्रेस होकर जोन में वापस आता है, और ठीक इसी के अंदर एक टोंकाची बनती है। यही आपका कॉन्फर्मेशन है, यानी दो दुनिया एक साथ अलाइन हो रही हैं। मॉडर्न स्मार्ट मनी की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और होमा के कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का इमोशनल रिवर्सल सिग्नल। जब ये दोनों सिग्नल्स एक साथ मिलते हैं, वहीं से प्रिसीजन ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। अब आप गेस नहीं कर रहे होते, बल्कि सीधे मार्केट मूवर्स के साथ एंट्री ले रहे होते हैं। अब चलते हैं टोनकाची के उल्टे पैटर्न पर, नगारे बोशी, जिसे हम फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनता है, और साफ वार्निंग देता है कि बायर्स अब कंट्रोल खो रहे हैं। इसे पहचानना आसान है। नीचे छोटा सा बॉडी और ऊपर लंबी विक, जो ये कहानी बताती है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उस लेवल को जोरदार तरीके से रिजेक्ट कर दिया। होम्मा इसे पोएटिक तरीके से बताते हैं, जब रोशनी बहुत तेज जलती है तो वो सुबह तक नहीं टिकती।
यानी मार्केट जब बहुत तेज चढ़ता है तो वो खुद ही थक जाता है। एंड इसी समय स्मार्ट मनी रिटेल की एक्साइटमेंट में क्वाइटली अपनी सेलिंग शुरू कर देता है। जब यही नगारेबोशी किसी सप्लाई जोन के अंदर दिखाई दे तो समझ जाओ रिवर्सल शुरू होने वाला है। होमा के लिए डोजी सिर्फ पैटर्न नहीं था, बल्कि मार्केट का वो पल था जब प्राइस एक गहरी सांस लेता है। एक पॉज जहां बायर्स और सेलर्स बराबरी पर अटक जाते हैं और अगला बड़ा मूव क्वाइटली तैयार हो रहा होता है। जब प्राइस लगभग वहीं ओपन और क्लोज होता है तो ये प्योर इनडिसीजन दिखाता है। बायर्स और सेलर्स बिल्कुल बैलेंस में हैं। होमर कहता था, मार्केट अगला कदम बोलने से पहले एक सांस ले रहा है। ट्रेंड के बाद डोजी दिखे तो समझो मोमेंटम कमजोर है और रिवर्सल का मौका बन सकता है, लेकिन चल रहे ट्रेंड के बीच बने तो ये बस कंटिन्यूएशन की तैयारी है। मार्केट एनर्जी जमा कर रहा होता है। इसलिए डोजी का असली मतलब सिर्फ एक है, वेट एंड वॉच। अगली कैंडल बताएगी कि स्मार्ट मनी किस दिशा में वार करने वाला है। इसके बाद आता है त्सुत्सुमी एनगल्फिंग, जहां एक कैंडल पूरी तरह पिछली कैंडल को निगल जाती है। जापानी में त्सुत्सुमी का मतलब ही है रैप, और ये पैटर्न मार्केट में एक पावर शिफ्ट दिखाता है। जैसा हामा ने लिखा था, जब एक दिन दूसरे को निगल जाए, मार्केट का दिल बदल चुका होता है। यही वो पल होता है जहां ट्रेंड की नई डायरेक्शन तय होती है। बुलिश इनगल्फिंग त्सुत्सुमी एज गिरावट के बाद बनता है, जहां बायर्स पूरी तरह सेलर्स को दबा देते हैं। बेयरिश इनगल्फिंग त्सुत्सुमी सगारू एक रैली के बाद बनता है, जहां सेलर्स वापस कंट्रोल ले लेते हैं। होमर के लिए इनगल्फिंग कैंडल मार्केट की कन्फेशन थी। कौन सच में ताकत रखता है, ये साफ दिखाई देता है। और जब ये किसी इंस्टीट्यूशनल जोन के अंदर बने तो ये स्मार्ट मनी की अगली चाल को जैसे साफ साफ चिल्लाकर बता देता है। अब आते हैं आखिरी कैंडल पर, हरामी, जिसका मतलब जापानी में प्रेग्नेंट होता है, यानी एक कैंडल के अंदर दूसरी छोटी कैंडल छिपी हुई। होमर के अनुसार हरामी एक कंप्रेशन मोमेंट है। मार्केट चुपचाप एनर्जी जमा कर रहा होता है। उसने लिखा, जब बच्चा मां के शरीर में आराम करता है, मूवमेंट रुकती है पर ताकत बनती रहती है। मॉडर्न ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हारामी स्लोइंग मोमेंटम और पॉसिबल रिवर्सल का संकेत देता है, जबकि ट्रेंड के अंदर यह हेल्थी कंसोलिडेशन दिखाता है। मार्केट अगली इंपल्स से पहले सांस ले रहा होता है। होमर हमेशा बड़े कैंडल की रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करता था, क्योंकि ब्रेकआउट ही बताता है कि मार्केट की असली मंशा क्या है। अब हमारे पास पूरा चित्र साफ है। हमने सीखा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स से इंस्टीट्यूशंस के छोड़े हुए फुटप्रिंट्स कैसे पकड़ने हैं, और मुनाहिसा यानी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के पिता की 300 साल पुरानी मेथड से अपनी एंट्रीज कैसे कंफर्म करनी है। अब इन्हें जोड़कर अपने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में लगाते हैं। हम EUR बाय USD के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। शुरुआत में मार्केट साइडवेज चल रहा था, प्योर कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी। फिर अचानक एक तगड़ी बुलिश कैंडल रेंज को तोड़कर ऊपर फटती है। एक सेकंड रुककर सोचो, ये मूव किसने किया? ये रिटेल नहीं करता, ये सीधा इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम होता है जो बड़े बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है। उन्होंने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, पोजीशंस एक्यूमुलेट की और फिर एक मजबूत इंपल्सिव मूव लॉन्च कर दिया। यही आपका डिमांड जोन है, एक साफ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जहां स्मार्ट मनी ने भारी बाइंग की। लेकिन एंट्री से पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि ये जोन हमारी चारों क्राइटेरिया को पूरा करता है या नहीं। स्टेप 1, कैंडल स्ट्रेंथ। जिस कैंडल ने जोन बनाया वो बड़ी, साफ और बिना हिचकिचाहट की है, लगभग बिना विक के। यही बिग मनी की पहचान है, डिसाइसिव और पावरफुल मूवमेंट। स्टेप 2, फ्रेशनेस। ये जोन पूरी तरह फ्रेश है, प्राइस अब तक इसे दोबारा टच नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल बाय ऑर्डर्स अभी भी वहीं बैठी हो सकती हैं। स्टेप 3, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस इंपल्सिव मूव ने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़कर नया हाई बनाया। ये ब्रेकआउट साफ बताता है कि इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल में हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट थे वे ट्रैप हो चुके हैं। स्टेप 4, रिस्क टू रिवॉर्ड। एंट्री, स्टॉप और टारगेट को मापने पर सेटअप लगभग 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क देता है। परफेक्ट नहीं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए काफी सॉलिड है। यहां तक सब परफेक्टली अलाइन है। हमने साफ देख लिया कि स्मार्ट मनी ने कहां खरीदा था और वे कहां दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, ये पूरी तरह मार्केट पर है, हमारे कंट्रोल में नहीं। मार्केट ऊपर भी जा सकता था या रिट्रेस भी, और ठीक उसी तरह प्राइस सीधा डिमांड जोन में वापस आया, जहां एक टोंकाची हैमर कैंडल बनी। वही पैटर्न जिसे मुनहिसा होमा ने 300 साल पहले बायर्स की ताकत का संकेत बताया था। इसकी लंबी लोअर विक साफ दिखाती है कि सेलर्स ने नीचे धकेला, लेकिन स्मार्ट मनी ने जोरदार बाइंग से प्राइस को वापस उठा लिया, यानी डिमांड जोन को डिफेंड किया। इस तरह हमें 2 कंफर्मेशन मिलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट और होमा की साइकोलॉजिकल कैंडल, और यही हमारा एंट्री सिग्नल है। बस एंट्री लेने से पहले एक आखिरी कदम होता है, हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जहां 5 मिनट की सेटअप को हम 30 मिनट की चार्ट पर वेरीफाई करते हैं। 30 मिनट की चार्ट पर ट्रेंड तो नीचे जा रहा था, लेकिन हाल ही में प्राइस ने ऊपर की तरफ रिट्रेस्ट शुरू किया, और वहीं एक साफ सुथरा डिमांड जोन दिखा जहां मार्केट ने लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट किया। ये रिजेक्शन शॉर्ट टर्म अपसाइड का संकेत देता है, जो हमारे 5 मिनट वाले बुलिश सेटअप को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इसी अलाइनमेंट पर हम टोंकाची कैंडल के क्लोज पर बाय लेते हैं, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे और टारगेट अगले रेजिस्टेंस पर। और जैसा होता है, प्राइस तुरंत तेजी से ऊपर उछलता है और 2 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क का टारगेट हिट।
क्लीन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। इस पूरी ट्रेड में हमने डिमांड जोन से इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट पहचाना, मुनहिसा होमा की साइकोलॉजिकल कैंडल से एंट्री कंफर्म की और मल्टी टाइम फ्रेम से सेटअप को वेरीफाई किया। यही तरीका है स्मार्ट मनी लॉजिक को 300 साल पुरानी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से जोड़कर एक प्रिसाइज 5 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बनाने का। अब इसी कंसेप्ट को समझने के लिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, USDJPY का 5 मिनट का चार्ट। पहली नजर में आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा था और फिर साइडवेज मूव करते हुए रेंज फॉर्मेशन बन गई, जो यूजुअली एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज का संकेत देती है। फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ये इंपल्सिव मूव रैंडम नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक इंस्टीट्यूशनल मूव है, जहां स्मार्ट मनी पहले क्वाइटली रेंज के अंदर पोजीशंस एक्यूमुलेट करता है और फिर बड़ा ऑर्डर रिलीज करके प्राइस को तेजी से एक डायरेक्शन में ले जाता है। ये ब्रेकआउट पीछे एक साफ सप्लाई जोन छोड़ता है, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, जहां बड़े प्लेयर्स संभवतः सेल करना शुरू करते हैं। ट्रेड प्लान करने से पहले हमें वेरीफाई करना होता है कि ये सप्लाई जोन हाई प्रोबेबिलिटी स्मार्ट मनी एरिया है या नहीं। इसे एनालाइज करें तो जोन से दूर जाने वाली कैंडल्स बड़ी और कंसिस्टेंट हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग प्रेशर का क्लियर साइन। फ्रेशनेस, जोन अब तक टेस्ट नहीं हुआ है, अनफिल्ड सेल ऑर्डर्स अभी भी वेटिंग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस ने एक्यूमुलेशन फेज को फोर्स के साथ तोड़ा। ये एक साफ संकेत है कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हुआ और मार्केट की डायरेक्शन बदल दी। रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, एंट्री से टारगेट तक ये सेटअप कम से कम 2:1 रेशियो ऑफर करता है, यानी इसे ध्यान देने लायक माना जा सकता है। सब कुछ चेकआउट हो चुका है, अब बस इंतजार करते हैं कि प्राइस जोन में वापस आते हुए कैसे रिएक्ट करता है। और देखिए, प्राइस परफेक्टली हमारे मार्क्ड सप्लाई जोन में रिट्रेस करता है और उसी जोन के अंदर एक सुत्सुमी कैंडल बनती है, जो सेंचुरीज पहले मुनिसोमा ने डिस्क्राइब किया था, एंशिएंट जापानीज इनगल्फिंग पैटर्न। उन्होंने कहा था, When one day swallows another, the market's heart has changed। और ये कैंडल साफ स्टोरी बताती है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने पूरी कोशिश इनगल्फ कर दी, डोमिनेंस और इमोशनल रिवर्सल दिखाते हुए। तो अब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स हैं, एक स्मार्ट मनी सप्लाई जोन जहां इंस्टीट्यूशंस लाइकली सेल कर रहे हैं, और एक हॉमर कॉन्फर्मेशन जो दिखा रहा है कि इमोशन फ्लिप हो गया है, बाइंग प्रेशर से सेलिंग पावर में बदल गया। एग्जीक्यूट करने से पहले हायर टाइम फ्रेम चेक करते हैं। 30 मिनट के चार्ट पर मार्केट पहले रेंज में था, लेकिन ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस लेवल पर अभी एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्राइस थोड़ी देर ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई और फिर शार्पली रिवर्स हुआ। ये साफ संकेत है कि स्मार्ट मनी ने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल ऑर्डर्स फिल कर लिए और मार्केट को नीचे पुश करने की तैयारी में है। आगे थोड़ा और देखें तो एक और लिक्विडिटी स्वीप बनती दिख रही है, लेकिन जल्दी फेल हो जाती है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बैरिश कैंडल बनती है, जो क्लियरली इंस्टीट्यूशनल है। रेजिस्टेंस पर यह लिक्विडिटी स्वीप बताती है कि मार्केट नीचे मूव कर सकता है और रेंज से आउटब्रेक होगा, और फेल स्वीप कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी अब प्राइस को नीचे पुश कर रहा है आउटब्रेक के बाद। यानी हमारा हायर टाइम फ्रेम हमारे प्लान के साथ अग्री करता है और सब कुछ परफेक्टली अलाइन है। तो अब हम वापस 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया त्सुत्सुमी कैंडल के क्लोज पर, स्टॉप लॉस सेट किया पैटर्न के ऊपर और टारगेट एडजस्ट किया 2 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के लिए। और देखिए क्या हुआ, मार्केट ने सप्लाई जोन को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया, तेजी से नीचे गिरा और हमारा टारगेट हिट किया विद प्रिसीजन। एक और क्लीन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स और मुनाहिसा हमा की टाइमलेस कैंडलस्टिक विजडम के कंबाइंड पावर से। अगर ये अप्रोच आपको यूजफुल लगी तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि हर नई स्ट्रेटेजी आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।